आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। साल 2024 अलविदा हो रहा है और उसकी उपलब्धियां और नाकामियां लोगों के सामने हैं। आज हमारे साथ बातचीत के लिए लखनऊ से वक्फ मामलों के अल्लामा कहे जाने वाले जमीर नकवी हैं। हम उनसे वक्फ बोर्ड और उससे जुड़े तमाम लोगों की उपलब्धियों पर वार्ता करेंगे। जमीर साहब, क्या आपको लगता है कि साल 2024 में वक्फ बोर्ड ने और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और वक्फ बोर्ड के सरपरस्त माने जाने वाले मौलाना कलवे जवाद ने कुछ उपलब्धियां हासिल की हैं? क्या वक्फ जायदाद को बचाया जा सका है या 2024 में भी लूट मची रही? क्योंकि 2024 में वक्फ बोर्ड के 3 साल पूरे हो गए। आप पूरे मामले पर क्या कहना चाहेंगे? अपनी गुफ्तगू का आगाज वक्फ की जो जायदादें हैं जो लूट रही हैं और जो लूटना अभी लोगों को बाकी है उनको लेके कर रहा हूं। अगर आपके चैनल और मेरी नहीफ आवाज न होती तो शायद अवाम आज इतनी बेदार ना होती। अवाम आज जागरूक हो गई है और आज हर आदमी वक्फ का लुटना और किस सूरत से पामाल हो रहा है, किस सूरत से कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, सब पेशे नजर है लोगों के। तो लिहाजा भाई खसारे में तो गया है, मगर हमें इसलिए इस खसारे का यानी अफसोस नहीं है क्योंकि वक्फ एक्ट 1995 सेक्शन 52 के तहत जितनी भी जायदादें गई हैं वो मुस्तकबिल में उनके वापस आने की पूरी उम्मीद है और इंशाल्लाह कोई और दूसरा बोर्ड अगर बनता है नए साल में तो वो बोर्ड में सवाल ये उठता है कि इस बोर्ड से जो उम्मीदें थीं, आपने जैसा कि कहा कि नया बोर्ड बनता है तो उससे उम्मीदें होंगी, तो क्या इस बोर्ड से जो मौलाना की सरपरस्ती में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी के नेतृत्व में बना था, क्या आपको लगता है कि इसमें कुछ भी हासिल हुआ है या नुकसान ही नुकसान हुआ है? सिवाय लूट खसोट के और अपनी जायदादें बनाने के और एक से एक मैरिज लैंड खरीदने के अलावा कुछ नहीं सामने दिखा है। कोई अवामी तरक्की नहीं दिख रही है, किसी न करबला की, न मस्जिद की, न इमामबाड़े की कोई तरक्की दिख रही है, बल्कि हर तरफ शादी घर नजर जरूर आ रहा है। मैं सवाल ये करूं आपसे कि वक्फ बोर्ड ने तो कामयाबी हासिल नहीं की, वक्फ बोर्ड की जो जायदाद थी वो कम ही हुई है, उस पे कब्जे कराए गए, उसे लुटवाया गया, उसको किराए पे दिया गया, उस पर अवैध रूप से कब्जा कराया गया। एक नहीं अनेकों जायदादों का वर्णन किया जा सकता है, लेकिन अगर हम ये कहें कि लूट मचाने वालों का नाम ले तो लूट मचाने वालों में जिन लोगों ने कमाया है, करोड़ों कमाया है, पेंट हाउस बनाया है और अपनी जायदादें खड़ी की हैं, क्या आप कुछ नाम गिना सकते हैं? पेंट हाउस खरीदने वाले शमील शख्सी हैं जिनके ऊपर यानी 28 मुकदमों के आरोपी हैं जो, और माशाल्लाह सिफ्तानाबाद इमामबाड़े के मुतवल्ली भी हैं, तो उनकी तरक्की दिख रही है। अली जैदी जो खुद चेयरमैन है उत्तर प्रदेश या सेंट्रल वक्फ बोर्ड के, उनका बैरून मुल्क का दौरा बार बार ये बता रहा है और जैसे
वो चर्चा है कि वो लोगों से कह रहे हैं कि हमें कोई फिक्र नहीं है, हम तो अपना सब कुछ लेंगे और दुबई शिफ्ट हो जाएंगे। तो जैसा वो बिजनेस दुबई में स्थापित कर चुके हैं होटल का, यहाँ से जो भी काला धन है वो ट्रांसफर कर चुके हैं दुबई वगैरह विदेशों में, और वहां अपना होटल स्टेबल कर चुके हैं। और उनका सहयोगी जो है वो शमीम अहमद, जो पूर्व यानी आपके यतीम खाने के मुतवल्ली थे, उनका लड़का है। तो जाहिर है ये सब मिल मिला करके ये जितना हिंदुस्तान से धन लूटा गया है, चाहे वक्फ के जरिए हो या राज्य के निर्माण निगम के तहत बनने वाले स्मारकों के जरिए हो, मायावती के पीरियड का, वो सारा धन दुबई वगैरह में खपाया जाना। जमीर साहब, आपने मौलाना कल्बे जवाद का जिक्र ही नहीं किया, जिन्होंने आपके आलमनगर के वक्फ सज्जादिया से एक ही आदमी से 3 करोड़ रुपए लिया है, जो कोलंबिया स्कूल के मालिक मजहर हुसैन से। उसका तो जिक्र ही नहीं किया कि जहाँ पे अब जहाँ के रहने वालों पे तलवार लटक रही है, जिसके बारे में आपसे ज्यादा शायद दूसरा कोई नहीं जानता। इस सिलसिले में पता चला है कि किसी मेरठ की खातून से 15 लाख रुपए लिए गए एक प्लाट देने के लिए, वहीं पर आलमनगर के गाटा संख्या 246 और 247 में। और उसके बाद से हैरत तब हुई मुझे कि उस औरत को प्लाट का कब्जा न दे करके किसी और से 18 लाख रुपए ले करके प्लाट का कब्जा दे दिया गया है। अब वो औरत रो पीट रही है, मातम कर रही है। मेरे तक भी कुछ लोगों ने राब्ता करने की कोशिश किया था, मगर अब वल्लाह आलम आगे क्या होता है ये तो वक्त बताएगा। मगर सबसे बड़ी चीज ये है कि गवर्नमेंट ने उस अपनी सरकारी सीलिंग की जो जमीन है उसको ले करके कोलंबिया स्कूल के मालिक मजहर हुसैन के खिलाफ 100 मुकदमा अपराध संख्या 100/2023 दर्ज कराया है। और दूसरा मुकदमा भी वहीं के क्षेत्रीय लेखपाल के द्वारा किया गया है, जो 28/2024 है। और तीसरी बात यह है कि उस पर यानी आरसी कट गई है 12,34,65,300 रुपए की। बाकायदा सरकार ने आरसी काट रखी है, कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है, और आने वाले वक्त में ये वसूली उम्मीद है कि सरकार जरूर करेगी। जहाँ तक आपने आरसी का जिक्र किया, ये तो बहुत ही गंभीर मामला था, और सरकार ने हमें लगता है कि बस पटाखा छोड़ती रहती है, क्योंकि कोई कार्रवाई तो अभी हुई नहीं है। और मौलाना कल्बे जवाद इन सब चीजों को अपने जूते की नोक पर रखते हैं। उन्होंने जुमा में जो जबरदस्ती अतिक्रमण करके तकरीर करते हैं 10 मिनट 15 मिनट, जिसको वहां के नमाजी बहुत ही नागवार समझते हैं, वो कई नमाजियों ने तो साफ साफ कहा कि आप जोहर असर के बीच में ये तकरीर न किया करें, इससे इबादत में खलल पैदा होता है। उसके बाद भी ये जबरदस्ती वहां तकरीर किया करते हैं। उसी एक तकरीर में इन्होंने कहा कि ये जो सरकार ने कार्रवाई की है सब गलत की है। सवाल ये उठता है कि सरकार ने जो कार्रवाई की है उसकी आप लिखित शिकायत कीजिए, कोर्ट में जाइए, कचहरी में जाइए। आम पब्लिक को बरगलाते क्यों हैं? आम पब्लिक को क्यों बेवकूफ बनाते हैं, क्यों अंधेरे में रखते हैं? क्योंकि आरसी जो काटी गई है वो बजाहिर जो दिखाई दे रही है उसके हिसाब से तो पूरी तरह से सही दिख रही है। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आपके गोल गुजार करवाना चाहता हूँ कि आशाराम बापू, जिसका पैर उस सूबे का मुख्यमंत्री भी पांव छुआ करता था, आशीर्वाद लिया करता था, मगर जब सरकार ने देखा उनके पाप का घड़ा भर गया है तो बंद करने में देर नहीं लगी है। तो आप ये समझ लीजिए कानून का शिकंजा धीरे धीरे कसता है और इंशाल्लाह जरूर कसेगा। आप खुद देखें कि ये तो खुद ही गलत रविश पर चल रहे हैं। हालांकि इनको ये चाहिए था कि अपनी छवि को सुधारने के लिए कम से कम ऐसे भ्रष्टाचारियों से इस्तीफा लेना चाहिए था। कल ये था कि वसीम रिजवी के खिलाफ
तो जगह जगह धरने प्रदर्शन और हंगामा हुआ करता था। और आज क्या हो रहा है, आज तो हंगामा हुए देर हुई। यानी अब आप ये समझ लीजिए 2014 के बाद से ये 2024 चल रहा है, अभी तक कोई भी हंगामा, कोई भी एजिटेशन करप्शन करने वालों के खिलाफ कभी कहीं पर भी नहीं हुआ है। और न मौलाना कल्बे जवाद साहब ने आवाज इस्तिग़ासा बुलंद की है इन लोगों के खिलाफ। आप जो बात कह रहे हैं, एक पक्षीय कह रहे हैं कि मौलाना कल्बे जवाद ने अपने दामाद अली जैदी जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन्हीं के रहमो करम पर बनाए गए हैं, उनके गलत कामों के खिलाफ उन्होंने कोई आवाज अब तक नहीं उठाई, जबकि बोर्ड ने 3 साल का अरसा पूरा कर लिया है, 3 साल से ज्यादा अरसा हो गया है। लेकिन आप ये भी तो देखें कि मौलाना कल्बे जवाद जिस तरह से अब्बास बाग की करबला में लोगों के साथ 420 कर रहे हैं, 5 प्लाट की जगह नहीं है और उन्होंने 30,000 आवेदन मंगवा लिया जो उन्होंने अपने मुंह से एक्सेप्ट किया है। अब तो उनका कंप्यूटर भी इन अर्जियों को दर्ज करने में लग रहा है फेल हो गया है, क्योंकि अब उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है कि कहाँ जगह देंगे लोगों को, क्या करेंगे। तो 420 की हद होती है। अब वो करबला और दरगाह यहाँ वहां भटक रहे हैं कि किसी के रहमों पर करम पर उन्हें कुछ आशा की किरण दिख जाए और कहीं से कोई जो है प्लाटिंग मिल जाए। अभी जो है हाल ही में वो 2 बुलडोजर लेके, जेसीबी लेके वहां तालकटोरा करबला पहुंच गए। हालांकि वहां के लोगों ने सहयोग नहीं दिया, जिसकी वजह से इन्हें बहरंग वापस लौटना पड़ा। इतना ही नहीं, बल्कि वहां के जो वैद मुतवल्ली हैं सैयद फैजी, उन्होंने तो 2 टूक इनके आदमियों से कह दिया अगर मौलाना यहाँ आएंगे तो उनका अमामा उतरवाया जाएगा, उनकी अबा कबा उतरवाई जाएगी और उनके साथ जितनी भी जोर जबरदस्ती करनी होगी वो की जाएगी। अब इससे आप समझ सकते हैं कि क्या किया जा सकता, इसके आगे हम खोल के नहीं बता सकते क्या किया जा सकता। उनसे कुछ लोगों ने फोन करके पूछा कि फैजी साहब ये बताइए इससे आपकी मुराद क्या है कि आप उनका कपड़ा उतरवा लेंगे और उसके बाद क्या आप उनके साथ मारपीट करेंगे। तो जैसा कि मुझे सुनने में आया है, उन्होंने जवाब दिया कि वो वक्त बताएगा जब वो हमारे बुजुर्गों की कब्र तोड़ने के लिए आएंगे, जब वो कब्र करबला पर, तालकटोरा करबला जो एक अहम करबला है, वहां की जमीन पर अतिक्रमण करने के लिए आएंगे, वो भी गैर कानूनी तरीके से, क्योंकि वो कहीं वहां के मुतवल्ली नहीं है, उनको वक्फ बोर्ड ने परमिशन नहीं दी है, उनको सरकार ने परमिशन नहीं दी है। तो ऐसी स्थिति में वो जहां भी जाएंगे वो उनका गैर कानूनी कदम होगा। तो फैजी ने तो साफ साफ कह दिया उनके लोगों से, जैसा कि हमने सुना है कि वो आएंगे, उस वक्त जैसा मौका महल होगा उनके साथ वो हरकत की जाएगी। तो ये एक तरीके से मौलाना की बेइज्जती वाला ही मामला है कि एक तरफ जब बॉम्बे जाते हैं तो फैजी उनकी सेवा करते हैं, उन्हें अंडे खिलवाते हैं, उन्हें चाय पिलवाते हैं, उन्हें दाल खिलवाते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। लेकिन जब लखनऊ में उनके बुजुर्गों की जो करबला है उनका कहना है कि ये उनके बुजुर्गों की करबला है, उनके बुजुर्गों की जमीन है, इसको वक्फ उन्होंने किया है, लेकिन यहाँ वो किसी को भी अतिक्रमण नहीं करने देंगे। वही नहीं बल्कि एक आलिम जरवली साहब हैं, उन्होंने भी साफ साफ कह दिया है कि वो इस करबला में उनकी 75% जगह है और उनका केस चल रहा है, अभी भी अदालत में पेंडिंग है। तो वो भी, उनका भी साफ साफ कहना है कि वो भी किसी के दखल को बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो अगर कोई कब्रों को छुएगा तो उसका हाथ काट लेंगे। और उन्होंने किया भी। शादाब आगा पिछले दिनों वहां पे कंस्ट्रक्शन के लिए उन्होंने कई लोगों को प्लाट दे दिए, पैसे ले लेके 5-5 लाख रुपए लेके, जिसमें बताया जा रहा है कि 1 करोड़ इकट्ठा किया और 1 करोड़ में बंदरबाट हुई। कुछ मौलाना को दिया गया, कुछ अली जैदी को दिया गया, कुछ उन्होंने अपने पास रखा। तो जब उन्होंने जरवली साहब ने देखा तो उन्होंने पुलिस में कंप्लेन की, बहुत छुपाने की कोशिश की गई। तो वो आए और उन्होंने पुलिस को दिखाया कि भाई देखिए ये
कब्रों को तोड़ा गया है, कब्रों के ऊपर अवैध निर्माण हो रहा है, यहाँ मकान बनाए जा रहे हैं। तो पुलिस जो है मजदूरों के सामान भी उठा ले गई थी, बाद में सामान दे दिया गया, लेकिन आज तक कोई कंस्ट्रक्शन वहां शुरू नहीं हो पाया है। तो ऐसी स्थिति में जहां वो पहले कदम उठा चुके हैं वहां के लोग, तो हमें लगता है कि ये तो बहुत ही सीरियस मामला है तालकटोरा का, और इस पे जो है वहां के लोग खामोश नहीं रहेंगे। आप क्या कहेंगे? कि लोग बेदार होने लगे हैं और साफ तरीके से, और ये भी नजर आने लगा है कि मुतवल्लियान भी जागरूक हो चुके हैं और उनका समझ में आने लगा है कि वाकिफ की मंशा के खिलाफ वर्जी जो है वो आपराधिक काम है, यानी अपराध होगा। लिहाजा हर आदमी अपने वारिसों की खबरों को बचाने के लिए, अपने वारिसों के जो वक्फ है उनकी मंशा के मुताबिक काम करने के लिए हर आदमी खड़ा हो जाएगा। और जहां तक लिबास है तो जाहिर है हमारे यहाँ जो ये अइम्मा का लिबास होता है, इमाम मासूमीन का, वही लिबास इन लोगों के ऊपर धारण रहता है। तो हमें हमारा जो तकद्दुस है उस लिबास तक है। अगर लिबास उतार करके जैसे बात हो रही तो एक आम आदमी होता है, लिबास पहन करके चूंकि रसूल का मामा या मासूमीन की अबा कबा, तो इन सब चीजों का लिहाज करना पड़ता। तो यानी इस बात को फैजी ने जैसे कहा है, तो फैजी वाकई यानी शरीयत के मुताबिक या एहतराम के मुताबिक ये बात कह रहे हैं कि लिबास उतरवा करके फिर बात होगी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब लोगों को इनके कपड़े उतरवा के इनसे बात करनी चाहिए? तो मैं ये नहीं चाहूंगा कि आवाम कानून को अपने हाथ में ले। अब्बास बाग की करबला का भविष्य क्या देखते हैं? क्या आपको लगता है कि नए साल में जो लोग उम्मीद लेके बैठे हैं कि उन्हें प्लाट मिलेगा, क्या उनको प्लाट मिल पाएगा? जबकि वहां 5 ही प्लाट की जगह है, वो भी विवादित है। प्लाट की तकसीम जो है वो बंद हो जाएगी अगर मुतवल्लियान खड़े हो गए हैं। जैसा कि फैजी साहब ने मोर्चा संभाल लिया है, तो फैजी साहब जाहिर सी बात है, यानी एक सिरे में जो रोशनी होती है तो आखिर तक पहुंचती है। तो जो एक सिरा फैजी साहब ने थाम लिया है और उन्होंने अपनी मिसाल अगर उन्होंने कायम कर दिया, तो यहाँ समझ ले कि हर मस्जिद और करबला में कोई घुस नहीं पाएगा प्लाटिंग के लिए और ना जमीन देने के लिए। भाई जमीन अगर देना है तो भाई खरीदो, इतने कमाया है तुमने, भाई तुम खेत खरीदो, बाग खरीदो, खेत खलियान खरीद के तकसीम कर दो पूरी कौम को। कौन तुम्हें रोक रहा है? तुम उसे इसीलिए वक्फ कर दो कि भाई ये हम तकसीम कर रहे हैं, इनमें लोग प्लाटिंग कर ले और अपना मकान बना ले, उसकी किराएदारी से हमारी आमदनी हो। तो ये भी एक तजारत है। क्या अब्बास बाग की करबला में ये कुछ लोगों को प्लाट दे पाएंगे? क्या लगता है आपको? या इनकी 420 की पोल खुल चुकी है? ऐसा तो मुमकिन नजर नहीं आता है। 30,000 लोगों के लिए तो 90,000 स्क्वायर फीट जगह चाहिए और 90,000 लोगों के आमद-ओ-रफ्त के लिए कम से कम 1.5 लाख स्क्वायर फीट जगह होना चाहिए, तब जाकर के आप 30,000 लोगों को बसा पाएंगे। आप ये देखिए कि जो मौलाना कल्बे जवाद के बहुत करीबी माने जाते थे तालकटोरा करबला के शादाब आगा, जो फैजी के रहमो पर वहां काम कर रहे हैं तालकटोरा करबला में, वो भी मौलाना को कोई समर्थन नहीं दे रहे हैं। भले वो पिट्ठू कहे जाते हो मौलाना के, लेकिन उन्होंने भी ठेंगा दिखा दिया। जब मौलाना जेसीबी लेके पहुंचे तो वहां से वो 9-2-11 हो चुके थे और उन्होंने साफ साफ जो अपना इनडायरेक्टली इंडिकेशन दिया है वो यही है कि वो वहां पे कोई समर्थन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि फैजी ने हिंदी में शादाब आगा को भी समझा दिया है कि देखो अगर एक भी कब्र तोड़ने की टूटने की नौबत आई तो वो बहुत सख्त नजर आएंगे। तो जाहिर सी बात है कि मौलाना के खिलाफ जो माहौल बना है उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? कि आज तक लानत करता तो लेकर शाह सऊद के पीछे हमारी कौम पड़ी हुई है, क्योंकि मज़ारात
कराने का उसी के सर पर अभी तक यानी ताज है, यूं समझ ले कि जिसने शहजादी कौनैन का रोजा तोड़ दिया, मिसमार कर दिया, तो अब ये आप समझ लें कि उसी की नजीर लेकर के कोई करबला में हो, मस्जिद और इमाम बाड़े में आ जाओ, उसके शहर से कब्रें खोदना शुरू कर दे, तो ये कौन सी मिसाल पेश करना चाहते हैं? क्या शाह सऊद की मिसाल पेश करना चाहते हैं या शाह सऊद बनना चाहते हैं? तो अगर शाह सऊद का नजरिया सामने रखा जाएगा तो ऐसे नजरिए पर हम लानत भेजते हैं। आखिर में हम लोग इस पर तजिया करें कि नया साल 2025, क्या आपको लगता है कि वक्फ बोर्ड में बेहतरी होगी? नए शायद सीईओ आ जाए 2025 में, वो बेहतर काम करेंगे और इन लोगों का कुछ मन बदलेगा कि अब 2 साल या 1.5 साल बचे हुए हैं, कुछ अच्छा काम करें। मैं अल्लाह से यही दुआ करूंगा कि परवरदिगार ये आने वाला साल खुशगवार हो और इन यानी चेयरमैन से लेकर के वहां के जितने कर्मचारी हैं, जितने वक्फ इंस्पेक्टर हैं या जितने मुतवलियान हैं इनसे मुतालिक, उनको अल्लाह नेक तौफीकात में इजाफा करे। मेरी तो यही दुआ होगी और ये लोग बेईमानी ना करके यानी खुलूस दिल से खिदमत करें। जमीर साहब, एक किताब मैं पढ़ रहा था, उसमें मैंने आखिर में एक चीज पढ़ी जो मुझे आज तक जो है मेरे जहन में रहती है। उसमें यह था कि अगर कोई मौलवी जिसका दबदबा हो, वो मानसिक रूप से जो है विक्षिप्त हो जाए या जिसको कहा जाए पागल हो जाए, और कोई नेता जो पब्लिक के बीच में रहता है, जिसकी लोग सुनते हों, उसका दिमाग खराब हो जाए, तो ये दोनों आवाम को गुमराह कर देते हैं। ऐसे में लोगों को चाहिए जो उसके करीब हैं, जो उसके हमदर्द हैं, कि वो उसके पागलपन का इलाज करवाएं। क्या आपको लगता है कि 2025 में ऐसे लोग खड़े होंगे जो मौलाना कल्बे जवाद के दिमागी खलल को सही करवाने के लिए, कहीं उनका इलाज करवाने के लिए ले जाएंगे? क्योंकि हमें लगता है कि उनको जो बीमारी है उसकी दवा इलाज की जरूरत है और उनके हमदर्दों को इस चीज के लिए जोर देना चाहिए और उनका दवा इलाज कराना चाहिए, ताकि वो जिस तरह के एक लीडर थे, निडर लीडर और बेबाक लीडर, ईमानदार लीडर, शुरू में तो उनका अच्छा कार्यकाल रहा है जब आप साथ में थे, तो वो उसी रूप में फिर से लौट सके ताकि कौम तरक्की कर सके। क्योंकि मैंने उनको देखा है, बहुत ही सूझबूझ के हैं, मगर कभी कभी कुछ बदअकल लोग जो अगल बगल होके होते हैं वो गुमराह करके अक्लमंद को भी पागल बना देते हैं। तो उनके साथ ऐसे लोग हैं कि जिन लोगों ने उनको गुमराह कर रखा है, बहका रखा है। अगर जोहला का साथ छूट जाए, जोहला उनसे में इलाज तो उन जोहला का होना चाहिए जो उनके घर से लेकर के बाहर तक के लोग हैं जो उन्हें घेरे हुए हैं। तो मेन मसला ये कि उनको अच्छे अगर राय मशवरे के लिए उनको अच्छे मुशीर मिल जाए तो ये सारी बीमारियां खत्म हो सकती है। बहरहाल साल 2024 हम सबको अलविदा कह रहा है और नया साल 2025 हमारे सर पर खड़ा है, जिसका हम स्वागत करते हैं और ये दुआ करते हैं कि नए साल में कौम की तरक्की हो, वक्फ जिस हिसाब से लुटा है, बर्बाद हुआ है, वो फिर से आबाद हो जाए। मौलाना कल्बे जवाद को अल्लाह ईमानदारी से काम करने की ताकत दे। इसी के साथ हम अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहे हैं। अगली बार फिर नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।